A very good evening to everyone. My name is Rishabh Sharma, and I have secured All India Rank 116 in UPSC Civil Services Examination 2025. And through this platform, मैं जो भी मेरे लिए पॉसिबल है आपकी हेल्प करना चाहूँगा. You can come up with your questions towards the end of this session. उससे पहले I'll give you a brief about my background, my journey, and whatever I have learned about this examination. Okay, तो पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं आपको so that my arguments and my insights will make more sense to you. I belong to the city of Bareilly from Uttar Pradesh and मैंने अपने फॉर्मेटिव ईयर्स वहीं पे स्पेंड करे हैं. उसके बाद में क्लास टेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ के लिए आई हैड मूव टू मुरादाबाद. मेरे पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब थी इसीलिए. एंड फ्रॉम DPS मुरादाबाद आई completed my schooling. After which I went to NIT इलाहाबाद, जहाँ से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है. अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद में आई डिसाइडेड टू जॉइन अ जॉब जो कि मुझे कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मिली थी. यूपीएससी का ड्रीम बैकग्राउंड में था माइंड में, बट लाइक दिस अनसर्टेनिटी अबाउट दिस एग्जाम was already known to me. So I was very scared if I should pursue this examination directly after my graduation, or first I should secure a job and ensure a backup. तो इसीलिए मैंने जॉब ज्वाइन कर ली एंड आई थॉट कि आई विल स्टडी अलोंग साइड दैट जॉब. उसके साथ में मैं यूपीएससी की पढ़ाई करूँगा. But eventually, I came to know that this preparation is very demanding and I was not getting enough time alongside the job. So, after working for 1.5 years, I resigned from that job. I was in Bangalore and then I came back to home. फिर मैंने डेडिकेटेड फुल टाइम प्रिपरेशन करी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम. एंड उसके बाद में आई गेव 2024 अटेम्प्ट जिसमें कि आई हैड फेल्ड द मेंस स्टेज. फिर आई रीअपियर्ड इन दिस 2025 अटेम्प्ट and thankfully I've cleared all three stages this time. So that is a brief about my journey, and आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये डिसीजन बिल्कुल भी ईजी नहीं था कि जॉब क्विट करके आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो, है ना. इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर मी एंड पीपल वर गिविंग डिफरेंट ओपिनियंस. कुछ लोग कह रहे थे कि मत लो ऐसा रिस्क, इट वोंट मेक सेंस, द एग्ज़ाम इज़ वेरी अनसर्टन, द चांसेस ऑफ सक्सीडिंग आर वेरी लो. बट like whenever you aspire for something big, you need to take some or other risk. तो मुझे ये रिस्क लेना पड़ा एंड प्राइमरी आइडिया यही था कि अगर मैं पहले जॉब कर लेता हूँ कुछ समय के लिए, देन इफ़ नीड बी आई विल बी एबल टू कम बैक टू द जॉब मार्केट. अगर मेरा यूपीएससी में कुछ नहीं होता है, आई विल कम बैक टू द जॉब मार्केट, आई विल सर्च फॉर अ जॉब एंड आई विल बी एबल टू सस्टेन माई सेल्फ, है ना. So that was the understanding. After failing in 2024 means मैंने दोबारा से बैकअप ढूंढने की कोशिश करी. आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट शॉर्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैड. बट देन पीपल कन्विंस मी कि एक बार तुम और ट्राई करो, हो सकता है कुछ शॉर्ट कमिंग्स रही होंगी, ट्राई टू वर्क ऑन देम. सो आई लिसन टू दोज एडवाइसेस, आई लिसन टू माई पेरेंट्स एंड आई reappeared in this exam once again. And again, I'm very grateful that this time I was able to clear all the stages. So that was a brief about my journey. I've seen failure also, I've seen setbacks, and hence I feel कि मैं आपको बता सकता हूँ इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ. तो सबसे पहले तो I would like to discuss a few insights about this examination which I have observed lately. एक चीज़ जो आपने भी ऑब्जर्व करी होगी, इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस एग्जाम फॉर द प्रीवियस 2-3 अटेम्प्ट्स, देन you would have noticed that the boundaries between the stages of exam, like prelims, mains, interview,
as well as the boundaries between the mains papers like GS 1, 2, 3, 4. These boundaries are blurring now. आपको देखने को मिलेगा कि प्रीलिम्स में भी थोड़ा मेंस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर जो स्किल सेट वो मेंस में टेस्ट करते थे वो अब प्रीलिम्स में भी देख रहे हैं। ये आपको देखने को मिलेगा इस साल के प्रीलिम्स के पेपर में भी। लाइक देयर वर क्वेश्चंस अबाउट ethics, I think, and there were a lot of analytical questions also, जो कि we used to believe कि मेंस में ही बस होंगे. Then you would also see that the boundary between the papers are blurring. जो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते थे कि सिर्फ GS3 में हो सकता है वो अब GS1 में भी है. There are some recurring themes like water management. इस इशू से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे शायद. So the boundaries are blurring. You need to do integrated preparation, and this should start at the foundation level itself. We should not be seeing these stages or these papers in silos, है ना. इसके लिए सबसे अच्छा टूल क्या है? How to study in this integrated manner? I personally believe that newspaper is a very good source to develop this kind of skill and to develop a multidimensional perspective. And now I think even the chairperson of UPSC has himself explicitly said कि you need to anchor your preparation to newspapers, reputed newspapers, and standard books, etc. So we don't have a reason to ignore these basic sources now. There was a time जब आप alternate routes के through भी इस exam में excel कर सकते थे. Like you must have listened to many toppers who say कि newspaper पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. But I respect everyone's opinion, but I disagree with them here. And hence, I would request you to follow one reputed newspaper throughout your preparation. This is not a suggestion, this is a request. And अगर आप थोड़ा भी इस बात को वेट दोगे, then you will realize later how helpful this advice is. मुझे पर्सनली बहुत हेल्प मिली न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ने से. Not much in prelims, but a lot in mains and interview. And hence I am emphasizing on the importance of newspaper. मैं आपको अपनी strategy बताऊंगा for all 3 stages of this exam, and उसके अंदर भी कहाँ पे newspaper कितना helpful रहा, all that we can discuss. So we'll start with prelims first, of course. Like I said, मैं जब घर वापस आया and I decided to study full time for this exam, then मुझे सब कुछ फाउंडेशन लेवल से पढ़ना था एकदम स्टार्टिंग से. तो I picked the standard books. I didn't go for a GS foundation course because I believed these books that we study, primarily the NCERTs and a few other reference books for different subjects, these contain simpler language. इनके लिए आपको एक dedicated course की शायद मैंडेटरीली तो नीड नहीं है. अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है कुछ समझने में, then you can definitely seek help. But if you go through it once, you'll realize these NCERTs were designed for school children. Okay, so the language is simple there. They frame the arguments in such a manner कि आपको वो सब समझ आएगा. तो आप एक बार खुद से ट्राई करो उसको पढ़ने के लिए, and if you face difficulty, only then you can seek help from these external things. But otherwise आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बुक्स की खुद से रीडिंग कीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट. तो इसके लिए तरीका क्या होता है? जो भी आप कोई भी सब्जेक्ट लो, स्टैंडर्ड बुक की आप पहले एक फुल रीडिंग करिए and take good time. Do not rush. Try to understand everything. Try to understand the concepts. जब आपने एक पूरी रीडिंग कर ली है, उसके बाद when you read it for the second time, take a pencil in your hand and just underline or encircle everything that you find important. हम एग्जाम को फॉलो कर रहे होते हैं, हम टॉपर की स्ट्रैटेजीज देख रहे होते हैं, एंड एवरी नाउ एंड देन वी कीप सीइंग द क्वेश्चंस, कैसा पेपर आ रहा है. सो वी start developing an understanding of the exam.
उसके साथ में जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, यू विल योरसेल्फ स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि डिमांड क्या है एग्ज़ाम की, है ना? सो यू विल नेचुरली अंडरस्टैंड कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, किस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। इवेंचुअली यू विल आल्सो सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि जब मैं रीड कर रहा हूँ, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है। उसको आप सिंपली अंडरलाइन करो पेंसिल से। When you are reading it for the third time, take a highlighter in your hand and try to highlight the most important things, not everything. सिर्फ वो कीवर्ड्स, सिर्फ वो फैक्ट्स जो आपको लगता है डायरेक्टली पहले पूछे जा चुके हैं या फिर आपको लगता है आगे पूछे जा सकते हैं। सो इन योर थर्ड रीडिंग दिस शुड बी योर टास्क। देन आपकी जब फोर्थ रीडिंग होगी, अगेन टेक अ डिफरेंट कलर्ड हाइलाइटर एंड उसमें से आप अगेन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ें हैं जो शायद पिछली रीडिंग में मिस हो गई होंगी, उनको हाइलाइट कीजिए। व्हेन यू आर रीडिंग इट फॉर द फिफ्थ टाइम, यस ये करना तो पड़ेगा ही, देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम दिस। अगर आप ये सोच रहे हो कि बस एक रीडिंग में काम हो जाएगा, तो शायद उसमें मुश्किल हो। सो व्हेन यू आर रीडिंग इट फॉर द फिफ्थ टाइम, टेक अ ब्लैंक शीट विद यू और योर आईपैड या जो भी आप जिसमें भी नोट्स बनाते हो, डिजिटल और फिजिकल, एंड ट्राई टू नोट डाउन थिंग्स। उसके शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, यू रेड प्रेसिडेंट चैप्टर फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत सर्स बुक, ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग कि क्या क्या था, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थे। रीडिंग के बाद बुक में बिना देखे ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग। शायद 20, 30, 40, 50% कुछ तो आपको याद आ रहा होगा, उतना आप लिख लीजिए। देन जो याद नहीं आ रहा उसको बुक से देख के लिखने की कोशिश कीजिए। दिस वे यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन शॉर्ट नोट्स। इन सम सब्जेक्ट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फाउंडेशन लेवल पे जो पढ़ाई होती है वो इस तरह से होती है। दिस यू विल फॉलो फॉर ईच ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स। ट्राई टू कवर ऑल द कोर सब्जेक्ट्स बिफोर दिसंबर। फाउंडेशनल रीडिंग की बात कर रहा हूँ। एंड जैसे ही जनवरी आता है, देन इट्स नेचुरल, हम सब अगर पहली बार प्रीलिम्स लिख रहे होते हैं, देन वील स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स प्रिपरेशन। उसमें क्या करना होता है, पहली प्रायोरिटी तो ये होती है कि अगर आपके कोई सब्जेक्ट्स रह गए हैं जो थोड़ी कम प्रायोरिटी वाले थे, लाइक मैं साइंस एंड टेक पहले नहीं पढ़ पाया था, तो आई कवर्ड दैट इन दिस जनवरी टू मे वाला पीरियड व्हेन आई वाज राइटिंग प्रीलिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना? तो इन सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। देन वील फॉलो दिस सिंपल एक्सरसाइज, योर स्टैंडर्ड सोर्सेज, PYQs एंड टेस्ट्स। ये 3 चीज़ें आप रिपीटेडली करोगे इन साइकिल्स। एटलीस्ट 3 साइकिल्स तो इन चीज़ों की आपको करनी ही करनी है। फर्स्ट साइकिल विल टेक गुड टाइम, लाइक 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं। देन जब आपकी सेकंड साइकिल चल रही होगी उसमें कम समय लगेगा। एंड थर्ड विल बी लाइक 1 सब्जेक्ट अ डे जस्ट बिफोर योर प्रीलिम्स वीक। ऐसे आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन इसमें कैसे करना होता है, रीड योर स्टैंडर्ड सब्जेक्ट, जो बुक आप पहले फाउंडेशनल रीडिंग में पढ़ रहे थे उसको आप पढ़िए। आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनको पढ़िए। देन गो थ्रू ऑल द PYQs ऑफ लास्ट 13 years. आई थिंक वी हैव अ गुड रिपोजिटरी नाउ। यूज इट, यूज इट एज अ प्रिज्म टू फिल्टर आउट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने सपोज कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, से पॉलिटी, आपने उसके सारे PYQs सॉल्व करे। देन पीपल से कि PYQs को एनालाइज करो। अब हमें समझ नहीं आता एनालाइज कैसे होता है, कुछ नहीं होता, जस्ट सॉल्व देम। एंड जो भी नया दिखता है उसके बारे में रिसर्च करो, गूगल करो। आपको 50 वेबसाइट्स मिलेंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, दे वुड हैव रिटन अ सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन। जो रॉन्ग ऑप्शंस थे उनमें भी कुछ ना कुछ क्लू होगा जिससे शायद आगे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यही होता है एनालिसिस, है ना? Nothing special in that. Solve all these PYQs, then solve a sectional test for that subject. ये एक साइकिल आपकी हो गई। देन रिपीट दिस एक्सरसाइज। PYQs के बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चले होंगे कि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, से पार्लियामेंट चैप्टर फ्रॉम पॉलिटी, है ना? तो उसको आप दोबारा से जाके पढ़ लो आफ्टर सॉल्विंग द PYQs इन द सेक्शनल टेस्ट। Do the same exercise for the next subject, then next. When you have completed this exercise for all the subjects, then start your second cycle. Then also start giving open tests जो कि full length होते हैं, सारे subjects के होंगे। अभी तक हम sectional की बात कर रहे थे। And try to keep a mix of open tests of different institutes so that you don't get
accustomed to just one स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस। होता है ना, जैसे कि अगर आपने सपोज एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ली, देन आपके उसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, बट इफ़ आई गिव यू अ कम्प्लीटली डिफरेंट टेस्ट फ्रॉम अनदर इंस्टीट्यूट, तो आपको उसमें डिफिकल्टी होगी। सो दैट इज़ वाई कीप अ मिक्स ऑफ ओपन टेस्ट। ओपन टेस्ट मतलब जो फ्री टेस्ट होते हैं, आई एम नॉट प्रिस्क्राइबिंग एनीथिंग हियर। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं। देन वील मूव टू, अच्छा, one more important thing, CSAT should not be ignored at all now. It is becoming very, very important lately. It is becoming an eliminator now. तो आपको उसको भी एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ना पड़ेगा। You'll have to give significant time to it. You'll have to practice. A lot of resources are available. मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जितने भी PYQs हैं, अगर आपको किसी में भी डिफ़िकल्टी हो रही है, सिंपली कॉपी दैट क्वेश्चन, पेस्ट इट इन यूट्यूब, आपको उसके 4 सॉल्यूशंस मिल जाएँगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू मेंस। नाउ आई वुड लाइक टू एम्फसाइज़ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर अगेन। मैंने अभी तक जितने भी बार स्ट्रैटेजी की बात करी है, जिससे भी इस एग्ज़ाम को रिलेटेड कुछ भी सजेशन दिए हैं, always I have emphasized on the importance of newspaper. I've followed it regularly for the last 2.5 years, and I have made mains specific notes from newspaper by reading it daily. मैं जो भी मुझे मेंस वर्दी लगता था, उसको मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता था अपने वन नोट के नोट्स में, डिजिटल नोट्स में। सो इट बिकेम वेरी ईजी। जो भी आप आज पढ़ रहे हो, साथ साथ उसके नोट्स बनाओ। वन नोट में यू कैन क्रिएट सेक्शंस, और लाइक विच एवर टूल यू वांट टू यूज़, क्रिएट सेक्शंस फॉर ईच सब्जेक्ट, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सोसाइटी, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड हैं। एंड इनसाइड ईच सेक्शन यू हैव द ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग पेजेस। सो पॉलिटी के अंदर जैसे हो सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस, फेडरलिज्म, जजमेंट्स, जुडिशरी, पार्लियामेंट, ये सारे आपके टॉपिक्स हो सकते हैं। अब इससे रेलेवेंट आपको जो भी मिल रहा है, वो आप सिंपली कॉपी पेस्ट करो। लाइक इलेक्शंस वर इन न्यूज़, है ना, कितने टाइम से बहुत सारी चीज़ें आती थी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, डिलिमिटेशन, एंड बहुत अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, सो यू विल हैव टू राइट आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट। तो वो आप न्यूज़पेपर से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सिंपली कॉपी पेस्ट जितना आपको काम का लग रहा है। व्हेन यू रीड इट, these notes that you have extracted from the newspaper, then highlight what is important, digitally highlight कर लो उसको। when you read it for the second time, आप सिर्फ highlighted वाला part पढ़ रहे होगे, तो your task will become very easy। तो इस तरह से, मतलब there is no rocket science यार, कितनी simple बातें मैं आपको बता रहा हूँ, and इसी से ही हो जाता है। at first it feels very strange कि शायद रैंक लाने के लिए कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल करना पड़ेगा, बट through this platform I want to tell you this also कि कुछ भी बहुत ज़्यादा एफर्ट की नहीं है नीड। अगर आप सीरियसली रोज़ 8 to 9 आवर्स एफर्ट दे रहे हो, देन यू हैव ऑल द चांसेस, ऑल द प्रोबेबिलिटी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, वी नीड टू चेज आइडियलिज्म ताकि हम कॉम्प्लेसेंट ना हो जाए, ताकि हम ढीले ना पड़ जाए, बट वी शुड ऑल्सो रियलाइज व्हाट इज़ ह्यूमनली पॉसिबल, है ना। जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है, आप उतना ही तो कर सकते हैं। सो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, एंड आई नो, मतलब ये करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी आती है। कंसिस्टेंसी इज़ डिफ़िकल्ट, डिसिप्लिन आई बिलीव इज़ डेस्टिन्ड टू ब्रेक। What matters most is your resilience and your faith that you want to clear this examination. A lot of times मुझे भी ये फील हुआ था कि मुझे क्विट कर देना चाहिए, that I'm not doing enough, and इतने में तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। टॉपर्स तो पता नहीं कितना पढ़ते हैं, they say they study for 14-15 hours, but like now I can say this with credibility कि limited effort में भी हो सकता है, provided you are doing it in long term and you are honest with yourself. Coming back to our topic, मेंस को कैसे करना है, तो न्यूज़पेपर से इस तरह से आप नोट्स बना सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, पहली चीज़ तो
you develop a multi-dimensional पर्सपेक्टिव। न्यूज़पेपर किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं होता, किसी एक ऑडियंस के लिए नहीं होता कि सिर्फ़ इसको एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं, वो सबके लिए है। एंड इट डिपेंड्स ऑन योर गेज़, ऑन योर विज़न कि आप उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। सेम चीज़ जो मैं किसी और सब्जेक्ट के लिए देख रहा हूँगा, आप शायद किसी और सब्जेक्ट के लिए देख रहे होंगे। मेबी आई एम सीइंग इट थ्रू एन एंथ्रोपोलॉजिकल गेज़, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, तो उसके लिए भी मैं बहुत कुछ न्यूज़पेपर में से एक्सट्रैक्ट करता था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से मिल सकती हैं। देन व्हाट एल्स इज़ नीडेड फॉर मीन्स? स्पॉन्टेनिटी। व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा पहले से आता होगा, आपने कुछ पढ़ा हुआ होगा, उसी पे क्वेश्चन आएगा, है ना? वी यूजुअली हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं, तो इससे कैसे क्वेश्चन आ गया? बट गो थ्रू द पीवाईक्यूज़। हर साल कुछ ना कुछ बाउंसर क्वेश्चंस तो होते ही हैं, जिसका आपको कोई क्लू नहीं होगा कि ये भी पूछा जा सकता है। इन जीएस एज़ वेल एज़ इन ऑप्शनल। तो उन क्वेश्चंस के लिए वी नीड टू डेवलप द स्किल ऑफ स्पॉन्टेनिटी कि आपके सामने कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, देन आर यू एबल टू जनरेट पॉइंट्स? आर यू एबल टू पोर्ट्रे योर पर्सपेक्टिव कि मैं इसके बारे में क्या समझता हूँ? तो वो चीज़ भी अगेन न्यूज़पेपर से काफ़ी हद तक सीखने को मिलती है। एंड इट डेवलप्स ग्रेजुअली व्हेन यू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। तो जब आप पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि आजकल बहुत सारे लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इवन फॉर फ्री ऑन यूट्यूब यू विल फाइंड मेनी। तो जॉइन वन सच प्रोग्राम। उसमें क्या होता है कि टाइम बाउंड आंसर राइटिंग होगी। दे विल गिव यू अ क्वेश्चन, बहुत ही ईज़ी करके आपको पहले समझाएँगे, देन दे विल गिव यू 7 मिनट्स टू राइट अ 10 मार्कर। एंड व्हेन यू डू दैट फॉर अ मंथ से, तो आपका जो इनर्शिया होगा आंसर राइटिंग का, दैट विल ब्रेक इवेंचुअली। Once that is done, then you'll be able to write full length tests also, है ना? Initially it is very difficult to write 50 pages in 3 hours, that too for something as diverse as GS, है ना? तो इस तरह से आप कर सकते हो। टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट पेपर्स, सबसे पहले मैं एस्से की बात करूँगा। If you are a veteran or you have been following this exam, you would have noticed that scoring good in essay is not as easy as it used to be, है ना? The commission is not rewarding you for the set templates कि अपने essay को anecdote से शुरू कर दूँगा, then I'll give a statement कि in this essay we are going to do this, 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 then I'll use a template, say pestle or chronological approach, then I'll give some challenges, conclusion, and I'll end it with a quote. ये होता था बेसिक टेम्पलेट जो एस्पिरेंट्स लिखते थे अपना एस्से, जिसके थ्रू अभी एवरीबडी नोज अबाउट दिस, है ना? सो दिस हैज़ बिकम वेरी क्लीशे, बहुत कॉमन हो गया है। एंड इट गिव्स एन इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर कि आप कहीं ना कहीं से सीख के आए हो एस्से लिखना, मे बी फ्रॉम सम कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ। तो दिस शोज दैट द कंटेंट इज नॉट ओरिजिनल। आपने खुद के थॉट्स शायद नहीं लिखे हों अगर आप एक टेम्पलेट फॉलो कर रहे हो, बताया हुआ टेम्पलेट, है ना? सो दैट इज़ व्हाई लेटली यू विल सी दैट ओरिजिनैलिटी इज़ बीइंग रिवॉर्डेड, है ना? एस्से में ट्राई टू बी एज़ ओरिजिनल, एज़ ऑर्गेनिक एज़ पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल होगा? आप प्रैक्टिस करिए पीवाईक्यूज़ की, ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म देम अलोंग विद योर फ्रेंड्स। एक 20 मिनट्स का टाइमर लगाओ एंड सोचो क्या कुछ इसमें लिखा जा सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द टॉपिक एंड देन जनरेट वेरी ऑर्गेनिक, एकदम रॉ आर्ग्यूमेंट्स बनाओ। देन ट्राई टू स्ट्रक्चर इट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एन अप्रोच लाइक अ पेस्टल अप्रोच। तो ऐसे के लिए ये कर सकते हो। न्यूज़पेपर से आपको बहुत अच्छे-अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे। एंड जो कॉमन थीम्स हैं लाइक टेक्नोलॉजी, वुमेन, हैप्पीनेस, एनलाइटनमेंट, एथिक्स, इन थीम्स पे बार-बार ऐसे आता है। इनका आपको कंटेंट न्यूज़पेपर से बहुत अच्छा मिल जाएगा। दीज़ आर वेरी कॉमन टॉपिक्स। तो आप वो मतलब साल भर में उसको एक्सट्रैक्ट करते रहो अपने डिजिटल नोट्स में। एंड
try to use that, try to reproduce that in your essay. ये आप कर सकते हो, है ना? Then of course you can use anecdotes if you like that, but वो भी आप टेस्ट करके देखो, है ना? ट्राई टू राइट एसेज, गेट इट रिव्यूड बाय पीपल। किसी से भी रिव्यू करा सकते हो आप एसे, नॉट नेसेसरली कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके ही कराऊंगा। शो इट टू योर पेरेंट्स, शो इट टू योर फ्रेंड्स, फेलो एस्पिरेंट्स। हर कोई कुछ ना कुछ आपको एक इंसाइट देगा इससे के बारे में, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम स्कूल, राइट? इसमें कुछ नया नहीं है, जस्ट दैट now it needs to be structured, it needs to be organized, because you will be marked on the basis of it. GS1 के लिए मैं ब्रीफ में बताऊं तो दिस इज़ अ पेपर जिसका प्रीलिम्स से काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है. ट्राई टू फॉलो द सेम सोर्सेज व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फिजिकल जोग्राफी. देन सोसाइटी में अगेन न्यूज़पेपर में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा. मैंने भी काफ़ी हेल्प ली for this subject particularly. Economic geography में you can go for any compilation किसी भी institute का, because this is a dynamic subject. The questions are not repeated usually, है ना? तो go through the PYQs, but again you'll see new questions every year, है ना? तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपके फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए. When you are reading the class 11th and 12th NCERTs for the first time, इकोनॉमिक जोग्राफी के लिए स्पेशली क्लास 12th की जब आप पढ़ रहे हो, तो आप अच्छे से उसको पढ़ो. देन एक्सट्रैक्ट कंटेंट फ्रॉम एनी कंपाइलेशन फॉर इकोनॉमिक जोग्राफी सब्जेक्ट, एंड उसमें से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ. गो थ्रू एनी टॉपर्स नोट्स, है ना? इस तरह से आप कर सकते हो. जोग्राफी में भी करंट अफेयर्स का, लाइक फिजिकल जोग्राफी में भी इम्पोर्टेंस रहता है. हाउ द कंसेप्ट्स आर सेम, लाइक दे आस्क अबाउट जियोफिजिकल फिनोमेना लाइक साइक्लोन, सुनामी, पे आपको बार बार क्वेश्चंस दिखेंगे, बट आपका आंसर हर बार कुछ अलग होगा, राइट? लाइक रीसेंट साइक्लोन्स अगर कुछ हुए हैं, यू शुड नो द नेम, विच साइक्लोन्स हैव अफेक्टेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट in the last 1 or 2 years, and that is possible if you are constantly following a newspaper या फिर following news. तो उन cyclones के नाम आपको पता होंगे, and if you add a small map in your answer that is related to cyclones, you may get 0.5 marks more, है ना? and अगर ये 20 questions में इस तरह की चीज़ होती है, you are getting 10 marks more, and यहीं पे पूरी कहानी बदल जाती है. तो ये आप कर सकते हो. गो थ्रू दी NCERT, आर्ट एंड कल्चर की जो NCERT है फाइन आर्ट्स की, क्लास 11th की, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक, एंड मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो. उसको आप कवर टू कवर पढ़ो. द न्यू NCERTs, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1 and 2 बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, एंड मेंस में भी आपको इवेंचुअली हेल्प करते हैं. उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो. तो GS1 में ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा. GS2 and GS3 में आई हैड फॉलोड सम टीचर्स. मैंने खुद के नोट्स नहीं बनाए थे इसमें. खुद के नोट्स सिर्फ करंट अफेयर्स के बनाए थे फ्रॉम न्यूज़पेपर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. तो GS2 के लिए वी हैव अ वेरी पॉपुलर टीचर, अतीश माथुर सर. ही प्रोवाइडेड हिज मेंस कंसाइज नोट्स फॉर फ्री लास्ट ईयर, एंड मैंने वही फॉलो किए थे. उसमें पॉलिटी के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा कंटेंट था, एकदम क्रिस्प येट कॉम्प्रिहेंसिव. तो you can explore his content, or you can follow your other teachers also. For other subjects in GS2, like social justice, governance, and international relations. International relations में तो again newspaper is very important. See the questions that are being asked lately. आपको जो आप usually classes करते हो current affair international relations की, you'll find कि मैंने क्लासेस 20 क्लास करी, मैंने 20 लेक्चर्स करे बैठ के, बट क्वेश्चंस आर नोवेयर रिलेटेड टू दैट. तो ये प्रॉब्लम होती है. कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा नहीं होता है कुछ सब्जेक्ट्स में. तो इसीलिए जो रिसेंटली हो रहा है वो आपको ज़्यादा फॉलो करना है, एंड दैट इज़ वेयर न्यूज़पेपर बिकम्स योर बेस्ट सोर्स, है ना? तो आप रिलीजियसली फॉलो करो पूरे साल को. इवन इफ यू हैव नॉट डन दैट, देर आर पीपल in the community who compile everything from the newspapers, like
लास्ट मंथ के सारे आर्टिकल्स दैट आर रिलेटेड टू आईआर या फिर सारे एक्सप्लेनर आर्टिकल्स वो एक जगह कंपाइल करके आपको दे देंगे। तो आप उसको एक बार में पढ़ लो, कभी डेडिकेटेडली कुछ दिन निकाल के, है ना? बट डोंट इग्नोर दैट, दैट इज़ माय सजेशन। तो आईआर में न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, अगेन द क्वेश्चंस लार्जली रिवॉल्व अराउंड द इवेंट्स दैट आर कंटेम्पररी, है ना? तो उसमें भी आप उसको फॉलो कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर एनी रेडीमेड नोट्स आल्सो। अब ये भी देखो, एक आई बिलीव की एक मिथ है कि हर चीज़ में सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए, है ना? अगर आप वैसा कर पाते हो, इट्स एक्सीलेंट, बट क्या ये करना ईज़ी होता है? नॉट एट ऑल। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इफ यू हैव अ डर्थ ऑफ टाइम, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो वहाँ पे अगर आप कहीं से हेल्प सीख करना चाहते हो या आपका काम आसान हो जा रहा है किसी की हेल्प के थ्रू, तो इट्स फाइन यार। मतलब डोंट बी रिजिड व्हेन इट कम्स टू दिस प्रिपरेशन, दैट इज़ माय सजेशन टू यू। ठीक है, सिमिलरली इन GS3 आई हैड फॉलोड डॉक्टर शिवन सर्स कंटेंट एंड आई फाउंड इट यूज़फुल। उसके अलावा मैंने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सर्वे का देखा, बिकॉज़ क्वेश्चंस इन GS3 आर रिलेटेड टू द रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे। उसमें आपको बहुत अच्छे-अच्छे कीवर्ड्स, बहुत अच्छा डेटा मिलता है, व्हिच गिव्स ओरिजिनैलिटी टू योर आंसर्स। जब एग्ज़ामिनर देखेगा कि आपको वही एग्ज़ैक्ट अंडरस्टैंडिंग है जिसकी बात इस बार के सर्वे में हुई थी, डेफ़िनिटली यू विल गेट सम मोर मार्क्स, है ना? दैट इज़ व्हाट वी सीक अल्टीमेटली। तो आप ये देख सकते हो GS4 में आई थिंक यू कैन स्टडी फ्रॉम एनीवेयर। व्हाट मैटर्स इज़ दैट यू मेक योर शॉर्ट नोट्स, GS4 में स्पेशली। सो फॉर दिस आई मेड एन एक्सेल शीट जिसमें मैंने क्या किया, 4 टैब्स बनाए, 1 फॉर द डेफिनिशंस, 1 फॉर एग्जांपल्स, 3rd फॉर कीवर्ड्स एंड 4th फॉर स्कॉलर्स एंड देयर स्कॉलरली व्यूज़ जो भी है, लाइक इमैनुअल कांट्स कैटेगोरियल इम्पेरेटिव, है ना? तो ऐसे ही बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, इंडियन स्कॉलर्स हैं। देन वी हैव सम लीडर्स आल्सो, वी हैव रिलीजियस फिगर्स, रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, उन वो भी स्कॉलर्स में आप काउंट कर लो। तो ये 4 टैब्स आप बनाओ एंड ये आपका गो टू सोर्स हो जाएगा। अब मुझे जब भी एथिक्स का टेस्ट लिखना है, आई वुड जस्ट रिवाइज दिस शीट फॉर से 2-3 आवर्स एंड उसके बाद आई वुड बी एबल टू राइट एन FLT ऑफ एथिक्स, है ना? ये एक्सरसाइज आप एक बार कर लो, देन आपको बार-बार एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। अब ये एकदम से नहीं होगा। पहले तो आई वुड सजेस्ट डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एथिक्स के लिए भी आप कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स यूज़ कर सकते हो। देयर आर सम गुड टीचर्स, लाइक आई हैड सीन कंटेंट ऑफ मुदित जैन सर, उनके जो नोट्स थे, वहाँ से मैंने स्कॉलर्स एंड कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करे थे, वो अपनी शीट में ऐड कर लिए थे। तो इस तरह की चीज़ें आप भी कर सकते हो। राइट, दिस इज़ फॉर एथिक्स। ऑप्शनल, आई कैन टेल यू इन ब्रीफ, माय ऑप्शनल इज़ एंथ्रोपोलॉजी एंड इसके लिए आई टुक ऑनलाइन फाउंडेशन course from Dr. Sudhir Kumar and I was very much satisfied there. जो क्लास नोट्स थे वही मेरे बेसिक सोर्स थे। इन एडिशन टू इट I had followed a few standard books like Nadeem Hasnain sir's book for Indian anthropology, Tribal India, and Akshat Jain sir's book uh, that contains everything. I followed it primarily for the archaeological anthropology part and a few other things. तो ये एंथ्रोपोलॉजी में आप देख सकते हो। अल्टीमेटली मैटर क्या करता है इसमें, यू शुड हैव इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। इफ यू सी द क्वेश्चंस, दे आर हार्डली आस्किंग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नाउ। इस बार का पेपर देखोगे सिर्फ एक क्वेश्चन था, आई थिंक पेपर 1 में, a question about Clifford Geertz and Victor Turner. That is the only standard question जो आप नोट्स में डायरेक्टली आपको मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें आपको पता होंगी if you have understood the concepts well, है ना? So that is what we should chase when we are studying an optional, at least for anthropology I can tell you, है ना? And practicing matters here. हर आंसर में try to give a contemporary relevance towards the conclusion.
that tells the examiner that you are a solution oriented candidate. And again, newspaper is very important, especially for paper 2 of anthropology. ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड आपको बहुत कुछ मिलेगा कंटेंट न्यूज़पेपर में. दीज आर द थिंग्स दैट आर नॉट देयर इन योर स्टैंडर्ड नोट्स. लाइक if the government has brought some new initiatives for the tribal people, इस बार क्या नया किया है या फिर क्या न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो सब चीज़ें नहीं होंगी, है ना. लाइक सिकल सेल अनीमिया इज़ अ इशू इन द सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स. तो उसके लिए वी हैव डेवलप्ड समथिंग विद जेनेटिक एडवांसमेंट्स. वो सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर फॉलो करोगे आप तो आपको पता चलती रहेंगी. व्हेन यू ऐड दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन योर आंसर्स, इट लुक्स वेरी फ्रेश, है ना. तो दैट शुड बी योर गोल इवन इन योर ऑप्शनल. देन इंटरव्यू का तो मतलब क्या ही डिस्कस करें, डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी. फ्यू सजेशंस आई कैन गिव. एक तो प्रिपेयर योर डैफ वेरी वेल. जो भी आप खुद के बारे में लिख रहे हो, you are expected to know it well. They are very experienced people. You cannot bluff there. You cannot lie there. Be honest, be original, and work on yourself. आप चेंज क्या कर सकते हो? अगर आपको प्रॉब्लम आती है आर्टिकुलेशन में, कम्युनिकेशन में, या फिर यू हैव अ ब्लीक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी इशूज़, जो कि तब होगा अगर आप न्यूज़पेपर नहीं फॉलो करोगे. अभी आप सोचोगे कि सब कुछ कंपाइलेशन से कर लो. तो व्हेन यू रीच टू द इंटरव्यू स्टेज, यू फील दैट शॉर्टकमिंग, है ना. तो तब आप फिर 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो. तो इट्स बेटर अगर आप पहले से ही ये चीज़ फॉलो करते हो, है ना. ये चीज़ें आप कर सकते हो. देन बाकी अपीयरेंस एंड ऑल, आई थिंक वी शुड नॉट स्ट्रेस मच ऑन दैट. बी बेसिक. मुझे ये बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था पहले कि what color of suit should I wear. But eventually I realized कि it does not matter. What matters is what comes out of your mouth, है ना. Be presentable, look good, but don't try to outstand in these parameters कि मैं पिस्ता कलर का सूट पहन के जाऊंगा तो मेरा सबसे अलग होगा, इसलिए शायद मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. Not happening. Then of course you should be giving a couple of mocks when it comes to the interview. आपको पता चल जाएगा कि कोई मेजर दिक्कत है या नहीं. लाइक आई कॉन्टैक्ट कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, है ना. तो अगर आप में ये इशू है, यू माइट नॉट बी नोइंग इट योरसेल्फ, बट इफ समवन पॉइंट्स इट आउट, यू विल नो इट एंड देन यू विल वर्क ऑन इट. कुछ लोग बिल्कुल स्माइल नहीं करते हैं जब बोल रहे होते हैं. तो इस तरह की चीज़ें आपको 1-2 मॉक देके हो जाएंगी. नो नीड टू ओवरडू दैट. बाकी तो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी, योर नॉलेज, योर आर्टिकुलेशन, एंड like what if your luck is favoring you that day. Of course उसका भी कुछ ना कुछ तो होता ही है. Wait. तो ये चीज़ हो गई. One more thing that I would like to talk about from my end is हम बैकअप के बारे में बहुत सोचते हैं, बैकअप सीख करते हैं. Of course it's a genuine concern. मुझे भी ये confusion था. That is why पहले मैंने एक जॉब सिक्योर करी, उसके बाद ही मैंने इधर आने का सोचा. तो अब इसमें क्या होता है कि व्हेन यू फेस अ सेटबैक एंड व्हेन यू फेस इट फॉर मोर देन वन टाइम, तो आपको उसकी नेसेसिटी ज़्यादा फील होती है ना. सो आफ्टर फेलिंग मेंस, देन आई रियलाइज्ड कि यार पता नहीं इधर होगा नहीं होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मे बी आई शुड स्टार्ट वर्किंग अगेन एंड कंटिन्यू दी प्रिपरेशन अलॉन्ग साइड. मैंने एक बार तो सब कुछ अच्छे से पढ़ ही लिया, है ना. दीज वर द थॉट्स आफ्टर फेलिंग मेंस लास्ट ईयर. But then I talked to a lot of people, a lot of seniors, people in the industry, people who have qualified this exam, my parents, my well-wishers, friends. And the conclusion was कि यार एक बार और try करो अच्छे से, है ना. This is not an easy thing. You might have missed some things. And of course that was true. मेरी गलती क्या थी पिछले attempt में कि जो prelims और mains के बीच का time होता है, I spent most of that time in just watching lectures. खुद की तरफ से जो एफर्ट करना होता है, like reading and revising again and again, writing answers,
वो चीज़ कहीं न कहीं लैक कर रही थी। And that is why there was a problem of retention. In the exam hall, I was not able to recall the exact fact. मुझे ये तो पता था कि ये 2 चीज़ें, लाइक अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी का एग्जांपल दूँ, there was a question about Homo erectus. This is a species, ancestor species of humans. तो उसको किसने डिस्कवर किया था? मुझे 2 नाम याद आ रहे थे, होमो इरेक्टस का एंड निएंडरथल का। बट एग्ज़ैक्टली होमो इरेक्टस का कौन-सा था? आई हैड नो क्लू इन द एग्ज़ाम हॉल, एंड सिर्फ 15 मिनट्स बचे थे। सो इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ पैनिक इफ यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ रिटेंशन। तो ये चीज़ सॉल्व हो सकती है अगर आप बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करते हो। स्पेशली फॉर मेंस जहाँ पे आपको खुद से जनरेट करनी है चीज़ें। है ना? तो इस बार आई फॉलोड दिस जनरल थिंग, कंटेंट पहले पढ़ लिया था पिछले साल, सो इट हेल्प्ड, है ना? हर बार आपको स्क्रैच से नहीं करना होगा सब कुछ। बिलीव इन योर सोर्सेज़, बिलीव इन योर नॉलेज, इन योर एफर्ट, इन योर पास्ट एफर्ट, है ना? एंड बिल्ड अपॉन दैट। ऐसा नहीं है कि इस बार नया अटेम्प्ट है तो सब कुछ नया करेंगे, नया कंटेंट पढ़ेंगे, नया टीचर ढूँढेंगे। बहुत टाइम वेस्ट होता है इस सब में, है ना? सो दिस टाइम डिडन्ट I didn't buy any course or anything. I simply subscribed to a test series. मैंने खुद से अपना कंटेंट पढ़ा, जो मैंने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए थे वो पढ़ा, एंड आई रोट अ फ्यू टेस्ट्स, आई रोट अ सिमुलेटर बिफोर मेंस, एंड दैट वाज़ इनफ, है ना? ये आप कर सकते हो। बैकअप की बात कर रहे थे हम, तो ये जेन्युइन इशू है। अगर आप कॉन्स्टेंटली फेल हो रहे हो इस एग्ज़ाम में किसी भी स्टेज पे, and you have given enough time to the preparation part, then you can definitely look for backup. मेरे केस में क्या था कि मैंने सब कुछ देखना चालू कर दिया। आफ्टर फेलिंग मीन्स लास्ट ईयर मैंने यूपीपीएससी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया। आई रोट मेंस ऑल्सो उसका, एंड मैंने सीएपीएफ का एग्ज़ाम दिया था इस बार। I had applied for tech jobs also based on my experience. I started applying for some public policy fellowships also, like जो भी दिख रहा था, है ना? Because the aim was now to secure a backup, ताकि confidence मिले एक और attempt देने के लिए। अब हुआ क्या, लास्ट ईयर आई वाज गिविंग जस्ट सीएसई, तब मेरा नहीं हुआ मेंस क्वालिफाई। दिस टाइम जो मेरा प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप था, उसी में ही आई वेंट टू लखनऊ एंड रोट PCS का mains for 4 days. Then I went to another city. I wrote CAPF exam. Then I came to Delhi and wrote CSE mains. ये सारी चीज़ें prelims के बाद हो रही थी in that limited 2.5 months. And I saw it like कि इसके थ्रू भी तो मेरी प्रैक्टिस ही हो रही है ना? Like the pattern of PCS mains is very much similar to CSE mains. तो आई सॉ इट लाइक अ मॉक, है ना? ऑफ कोर्स देयर आर अ फ्यू पेपर्स जो कि बहुत डिफरेंट हैं, बट हमारा माइंडसेट बहुत मैटर करता है। अगर आप चीज़ों को हिंड्रेंस के बजाय एक हेल्प की तरह देखने लगते हो, देन योर टास्क बिकम्स ईजियर, एंड सी ऑल दैट इवेंचुअली हेल्प्ड मी, है ना? वो एफर्ट कहीं न कहीं काम आया, तभी तो आई वाज़ एबल टू क्वालिफाई दिस टाइम। सो आवर माइंडसेट मैटर्स अ लॉट। द एग्ज़ाम हम्बल्स अस इवेंचुअली। पहले हम सोचते हैं कि बस आईएएस बनना है, देन आफ्टर सीइंग अ सेटबैक वी स्टार्ट सीइंग फॉर अदर ऑप्शंस, है ना? सो द एग्ज़ाम मेक्स अस अ बेटर कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। द प्रोसेस इटसेल्फ इज़ प्रिपेयरिंग अस, है ना? तो ये होता है। बैकअप आप डेफ़िनेटली आप देख सकते हो। आप मैंने आपको अपनी खुद की सिचुएशन बताई, आपको उससे दिख रहा होगा कि इट वाज़ नॉट स्मूथ, इट वाज़ वेरी chaotic. आई वाज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, है ना? तो रैंक आने का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें बहुत ही डिसिप्लिन में चल रही थी, बहुत ही स्मूथ थी, ओके? एवरीवन गोज़ थ्रू सिमिलर इश्यूज़, एट लीस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स आई वुड से। हम सबकी अपनी जर्नी होती है, तो डेफ़िनेटली कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी होते होंगे। सो फॉर दैट, कीप टॉकिंग टू पीपल, always be optimistic, and confidence especially matters a lot when it comes to prelims and interview. Means में तो फिर भी आपका effort ज़्यादा matter करता है, but I've seen people who had much more knowledge than me, but they could not clear the prelims
just because they lacked confidence in the exam hall. They got anxious. And same thing in the interview. Your confidence matters a lot. So you need to believe in yourself, believe in your sources, and आपको थोड़ा थोड़ा क्या मतलब सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे यार. देयर वर वीक्स जब मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकला था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, ऑल्दो आई वाज स्टडीइंग ओनली फॉर 9 to 10 hours a day. But फिर भी we try to isolate ourselves and we attach ourselves to this exam, है ना. तो all these are very genuine issues. और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इफ़ यू आर फेसिंग डिफ़िकल्टी एट एनी लेवल, सीक हेल्प, है ना. और दिस एग्जामिनेशन इज़ doable, and all the best to you. I think I have told everything that I know about this exam, at least in brief. बाकी तो we have a dearth of time. अभी इतना ही डिस्कस कर सकते थे. We'll go through a few of your queries and then we'll end this session. तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस आए हैं. रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने बताई ना, लाइक प्रीलिम से पहले आपको साइकिल्स में रिवीजन करनी है. Those 5 reading exercise you can do when you are reading it any subject for the first time. And उसके बाद में तो आप स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ोगे. आपने शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं तो आप वो रिवाइज करोगे. How to prepare for pre-2027 I've discussed. First time mains appearing in 2026. अब तो यार वही है. I hope that you have already studied the content for mains. If not, तो उसको आप प्रायोरिटी पे रखो and सब कुछ भूल जाओ. You should not be seeing this session if you are writing mains 2026. आप सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट पूरा करो. अगर इस पॉइंट पे आपने नहीं करे हैं सब्जेक्ट्स अभी तक कवर, टेक हेल्प ऑफ रेडीमेड नोट्स ऑफ एनी गुड इंस्टीट्यूट एंड बिल्ड अपॉन दैट. उसी में अपनी तरफ से ऐड करो and write tests, give a simulator and appear for mains. How to make notes and revise those notes. सब चीज़ के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक चीज़ों में ज़रूरत होती है. लाइक लेट्स टॉक अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री. स्पेक्ट्रम बुक है, ठीक है. द बुक इटसेल्फ इज काइंड ऑफ नोट्स. सब कुछ इतना डिटेल में है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड है. हेडिंग, सब हेडिंग्स, एवरीथिंग इज देयर. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो तो आप बुक से ही पढ़ोगे, है ना, क्योंकि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है. जो थोड़ा लेस प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हैं उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना लो, या फिर जो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना लो. फॉर एग्जांपल द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स दैट द ब्रिटिश ब्रॉट, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स और वही सारी चीज़ें. तो ये बीच बीच में हर चैप्टर में कहीं कहीं इसका दिया है. आप सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ. 20 कुछ पेजेस के मेरे थे. अब मैं अगली बार मुझे बुक में से ये सब नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ वो रिवाइज करूँगा वो नोट्स. एंड लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी की बुक है उसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में, आई बिलीव. तो वो भी एक्सट्रैक्ट करके यहीं पे ऐड कर लो. सो दिस बिकेम योर गो टू सोर्स फॉर अ वेरी रिपीटेड थीम, है ना. तो इस तरह से आप स्पेसिफिक चीज़ों के नोट्स बना सकते हो. ज्योग्राफी में से जी सी लियोंग जो बुक है उसका सेकंड पार्ट जहाँ पे हम बायोम्स के बारे में पढ़ते हैं उसके आप नोट्स बना लो. वहाँ से हर साल प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं. क्लाइमेट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स. तो बार-बार बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी. इस तरह से आप कर सकते हो. फर्स्ट ईयर में हो यार कॉलेज के, तो आई डोंट सजेस्ट यू टू स्टडी फॉर यूपीएससी जॉइन एनी कोचिंग. आई एम समवन हु सब्सक्राइब टू दिस थॉट कि जब आप कॉलेज में हो तो फॉलो द कॉलेज एक्टिविटीज़, है ना. वहाँ पे यूपीएससी वगैरह मत करो ज़्यादा, बिकॉज देन यू विल बी मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. द कॉलेज बिल्ड्स योर पर्सनैलिटी. आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर सीखते हो वहाँ पे, है ना, विच इवेंचुअली हेल्प्स यू इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो, इन योर इंटरव्यू ऑल्सो. तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ नाउ, है ना. इफ़ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, फर्स्ट ट्राई टू सिक्योर अ जॉब. आप इसीलिए तो गए थे वहाँ पे. एंड देन alongside or later you can look for UPSC.
अगर आपका फिर भी बहुत मन है, देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन यू कैन स्टार्ट रीडिंग द एनसीईआरटीज अच्छे से। फेसिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग न्यूज़पेपर, यार things will start making sense only if you have followed the standard subjects। अगर मैं मतलब आपको आज द हिंदू पकड़ा दूं एंड आपने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है यूपीएससी सिलेबस का, आपने इकोनॉमी कभी नहीं पढ़ा, देन आपको नहीं समझ आएगा ज़्यादा। व्हाट यू कैन डू इज स्टिल यू कैन कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर। आपको जो नहीं समझ आ रहा, सिंपली कॉपी दैट आर्टिकल, पेस्ट इट इन चैट जीपीटी और एनी अदर जीपीटी एंड उसको बोलो कि मुझे समराइज़ करो, मुझे बुलेट्स में इसकी समरी दो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टूड बाय अ टीनेजर इन सिंपल वर्ड्स। ऐसे करके आप कर सकते हो तो थिंग्स विल मेक सेंस टू यू। बहुत रिपीट करे हैं यार क्वेश्चंस आप लोगों ने। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक के रिसोर्सेज। इकोनॉमी के लिए मैंने तो मृणाल सर के नोट्स देखे थे, तो इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड थ्रू दैट। एंड साइंस एंड टेक के लिए आई सेड जीएस3 के तो सारी सब्जेक्ट्स डॉक्टर शिवन के रखे हैं, ये सब फ्रीली अवेलेबल है। ओके, साइंस एंड टेक के आप उनकी वेबसाइट पे जाके नोट्स देख सकते हो। नॉट टॉकिंग अबाउट द लेक्चर्स, जस्ट नोट्स। एंड आई फाउंड दैट इनफ। मुझे मतलब हर चीज़ के लेक्चर्स देखने में उतना कंफर्टेबल नहीं लगता। नोट्स पढ़ना, खुद के पेस से चीज़ों को पढ़ना, वो ज़्यादा हेल्पफुल लगता है। How to improve answer writing, I said follow some live answer writing workshop or anything like that, and then start writing tests, start writing FLTs। मेन से पहले आप सिमुलेटर लिखो, ऐसे ही होता है। मेनली तो इनर्शिया उसी में ही ब्रेक होगा। आप टाइम बाउंड आंसर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस करो, बहुत ख़राब होंगे शुरू के आंसर्स, डज नॉट मैटर, उस पर थोड़ी आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए। फेलियर के बाद स्टडी करना मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड। इट्स ओके, टेक योर टाइम, टेक अ गुड ब्रेक एंड देन बाउंस बैक, कम बैक टू योर स्टडी टेबल। व्हाट डिड यू डू फॉर सी सैट? देखो, मेरे अटेम्प्ट लिखने से पहले 2023 में इट वाज वेरी डिफिकल्ट, तो एवरीवन हैड अ फियर ऑफ सी सैट, तो आई स्टडीड सी सैट को अच्छे से। मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करे थे शायद कुछ साल के, एंड आई प्रैक्टिस्ड थ्रू अ बुक कॉल्ड आर एस शर्मा's बुक, आई थिंक। हाँ, यही था शायद। तो वो वहाँ कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये किया था। देन 2024 में ठीक है, मतलब द पेपर वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, देन एवरीवन बिकेम कॉम्प्लिसेंट, लोगों ने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया। 25 में अगेन इट वाज डिफिकल्ट, बट मतलब हो गया था मैनेज। मेनली मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ी। अभी आपको डेडिकेटेड पढ़ना चाहिए, बिकॉज अब हर साल ही थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। इट्स नॉट मैंडेटरी to be from IIT AIMS or SRCC. No. See the background of different toppers. अलग अलग जगह से हैं लोग। BPSC का I don't have any idea यार, never saw that exam। हिस्ट्री के लिए द न्यू NCERTs I told you, वो इम्पोर्टेंट है। देन एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा's बुक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो मेंस के लिए भी बहुत हेल्प करती है, मतलब गिव इट अ गुड रीडिंग एंड उसके आप नोट्स बनाओ फिर से। इट विल डेवलप अ थर्स्ट ऑफ रीडिंग इन यू, मतलब आपको फिर पढ़ाई में भी मज़ा आएगा अगर आप इस तरह की बुक्स पढ़ोगे। तो हर चीज़ सिर्फ कंपाइलेशंस या नोट्स से नहीं पढ़नी चाहिए मेरे ओपिनियन में। तो ये आप करो, आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी पढ़ो। आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर हिस्ट्री। फिर और स्टेट बोर्ड्स की पढ़ना मैंने तो नहीं पढ़ी थी, बाकी मतलब इफ़ यू फाइंड इट गुड यू कैन रीड। आफ्टर कंप्लीटिंग 6 to 12th एनसीईआरटी, नॉट नीडेड यार। 6 to 12th की आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड। 11th and 12th shall suffice, at least for geography, economy.
कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जो आपने अपनी प्रिपरेशन में की थी। आई टोल्ड यू प्रीलिम्स और मेंस के बीच वाला टाइम अगर आप सिर्फ लेक्चर्स देखने में निकाल दोगे एंड प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दैट इज़ अ मेजर मिस्टेक। हाउ टू डिसाइड ऑप्शनल? 3-4 पैरामीटर्स हैं। पहले तो आप बॉइल डाउन करो, मतलब 5-6 ऑप्शनल्स पे नैरो डाउन करो कि इनमें से मुझे चूज़ करना है। I had shortlisted anthropology, sociology, philosophy, psychology and I think PSIR. ये सारे मैंने देखे, इनका सिलेबस देखा, इनसे टॉपर्स हैं या नहीं, रिसेंट ईयर्स में ये सब देखा था। तो पहला पैरामीटर तो यही होता है, हैज़ दिस ऑप्शनल प्रोड्यूस्ड रैंक्स रिसेंटली और नॉट, मतलब अगर लोगों के मार्क्स आ रहे हैं उसमें तभी तो आप वो चूज़ करोगे। देन इज़ द गाइडेंस एंड मटेरियल ईज़िली अवेलेबल, एक्सेसिबल, तो आप उसको चूज़ करोगे। देन थर्ड इज़, डू यू हैव एनी पर्सनल connections, like people who have qualified this exam with that optional that you are aiming to choose. तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। ये 2-3 पैरामीटर्स होते हैं इस तरह से। चूज़ करने के तो यही होता है आई थिंक यार, बट ऑफ कोर्स इंटरेस्ट मैटर्स। लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे ऑप्शनल के साथ में, अगर आप कुछ ऐसा चूज़ कर लोगे जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आई रियलाइज़्ड कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, मतलब मुझे अभी भी उसका कुछ पढ़ने में मज़ा आता है। तो डिस्कवर योर इंटरेस्ट्स एंड सी ये 2-3 पैरामीटर्स पे, देन यू कैन डिसाइड। आई थिंक यही सारी चीज़ें हैं और बाकी तो रिपीट हो रहा है सब। ऑलराइट, सेकंड ईयर टू अर्ली टू स्टार्ट प्रिपरेशन? एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन ऑन दिस यार, मतलब मैं तो नहीं सजेस्ट करता किसी को कि आप सेकंड ईयर से यूपीएससी का पढ़ने लगो। यू नीड टू डेवलप योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। एटलीस्ट मेरे केस में तो मैंने कॉलेज में जो चीज़ें करी एंड इवन स्कूल में जो साथ में एक्टिविटीज़ करी, इट हेल्प्ड मी अ लॉट। इट इवेंचुअली हेल्प्ड मी इन माय इंटरव्यू। मेरा जो पहला क्वेश्चन था इंटरव्यू में, वो भी एक नॉन एकेडमिक चीज़ से रिलेटेड था, है ना? तो मैं तो यार ओवरऑल डेवलपमेंट में बिलीव करता हूँ, इसलिए आई डोंट सजेस्ट कि बस कॉलेज जाते यूपीएससी की पढ़ाई चालू कर दूँ। नॉट नीडेड यार। आप अपना कुछ एक जॉब भी तो सिक्योर करोगे ना कॉलेज के थ्रू, तो उधर भी देखो। देन फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑल्सो, ये सब देखो। हाँ, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ो यार, इट्स अ वेरी गुड बुक, शुड नॉट इग्नोर दैट। चलो यार, आई थिंक दैट इज़ इनफ। 16 years old, what can I do for यूपीएससी प्रिपरेशन? अगर आप अभी स्कूल में एनसीईआरटीज़ पढ़ते हो तो वो आप अच्छे से पढ़ो, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आई थिंक दैट इज़ ऑल यू कैन डू। बाकी तो यार अभी एंजॉय करो। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज। और भी कुछ होगा तो डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। थैंक यू।